हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे सीबीएसई के न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू का पेपर हमारा होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन। तब तो हम इस नई सीरीज की शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस। इस स्क्वायर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमें बताना है। तो मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा और कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है ये भी बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, इसको सॉल्व करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है। उन्होंने बोला आधे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड पास हो रहा है, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया का डायरेक्शन हो गया बोर्ड के बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड है बोर्ड पे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90। यहाँ पे इस केस में थीटा कितना हो गया 90, तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा EA cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड। 3 कैपेसिटर, तीनों का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड है, और उसे किस तरह से जोड़ा जाए कि उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाए 6 माइक्रोफैरड। ये ऑप्शन आपको दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं तीनों को सीरीज में जोड़ के। तीनों को सीरीज में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1/6 1/6 1/6, कितना आ जाएगा 3/6 विच इज 1/2। तो ये सीरीज वाला तो चलेगा नहीं, तीनों सीरीज चलेगा नहीं। तीनों पैरेलल भी नहीं चलेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है सिंपल C1 + C2 + C3 ये होता है। तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि पैरेलल में जोड़ेंगे तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये पैरेलल में भी नहीं चले, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ना सीरीज में है ना ही पैरेलल में। अब हम क्या कर देते हैं, 2 को सीरीज में जोड़ के देख लेते हैं और 1 को पैरेलल, या फिर 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में। तो देखते हैं 40 से 6 माइक्रोफैरड आ जाए। 2 को हम सीरीज में जोड़ते हैं, तो 2 को सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है C1 C2 अपॉन में C1 + C2। 2 को अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो 4 × 4 अपॉन में 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। 2 को हमने सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, 2 को सीरीज में जोड़ दिया इस तरह से, और उसके साथ 1 को क्या कर देते हैं बेटा पैरेलल में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना हो गया, दोनों सीरीज का मिलाकर कितना आ गया आंसर 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड आया इस दोनों का आंसर, और ये कितना है 4 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो C पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है सिंपल ऐड हो जाता है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 को तो सीरीज में जोड़ो और उसके साथ 1 को क्या कर दो पैरेलल में जोड़ दो। 2 सीरीज में और उसके साथ 1 क्या हो पैरेलल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये रखा हुआ है एक चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है, और एक दूसरा चार्ज है कैपिटल Q, उसको A से B तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वर्क का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, A पर का पोटेंशियल और B पर का जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस होगा, इनटू में जो चार्ज ले रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकालते हैं A पर का पोटेंशियल। A पर का पोटेंशियल किसी चार्ज Q से A डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, KQ/R की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा A। तो A पर का पोटेंशियल क्या हो गया KQ/A होता है ना, एक चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है KQ/R। तो ये चार्ज Q है, इससे A डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा KQ/A। उसी तरह से B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, चार्ज Q से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है B, वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा सेम KQ/A। दोनों पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 0। जब दोनों पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। एक चार्ज है Q जो क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ, क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज Q रखा हुआ है।
तो इसके एक फेज से कितना फ्लक्स पास होगा आपको ये बताना है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, है ना। तो अगर मैं पूरे क्यूब में से फ्लक्स पूछूं, टोटल फ्लक्स अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाए, चार्ज इनक्लोज क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एक फेज से पूछा जाए कि एक फेज से कितना पास होगा, तो क्यूब के 6 फेस होते हैं, क्यूब के 6 फेस होते हैं और ये सारा फ्लक्स इक्वली पास होगा सब में से। तो टोटल पास होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना पास होगा, 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर होगा। जो भी ऑप्शन है टिक कर देते हैं। क्यू अपॉन में ये वाला ऑप्शन देखो, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। आपका डी ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, an electric dipole of dipole moment P is lying along uniform electric field E, work done in rotating dipole by angle 90 डिग्री। यानी कि आपको डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क लगेगा वो बताना है। तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये होता है फॉर्मूला, आपको यूज करना है। अब θ1 इनिशियल एंगल है, θ2 कितना रोटेट करके ले जाएगा वो एंगल है। तो यहाँ पे θ1 देखो क्या दिया हुआ है, पहले जो है डाइपोल वो क्या अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। अब बाद में उसे कितना रोटेट कर दिया गया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया, घुमा दिया गया, तो θ2 क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ वर्क डन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा PE cos 0 माइनस cos 90। cos 90 0 होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 0 1, आंसर हो जाएगा PE। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक कैपेसिटर है जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें ऑयल भरा हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 2 और उसका कैपेसिटेंस कितना है C। अब बोला गया अगर ऑयल को रिमूव कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसके पीछे पहले कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो कैपेसिटेंस इन एनी मीडियम, कैपेसिटेंस इन एनी मीडियम क्या होता है, K टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर। ठीक है, यानी किसी मीडियम का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, K टाइम्स जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और जो कैपेसिटेंस एयर में होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो उन्होंने मीडियम में कैपेसिटेंस कितना दे रखा, जब ऑयल भरा हुआ था तो कैपेसिटेंस कितना दे रखा C, तो इसके सामने लिख दीजिए C। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, ये लिख दीजिए 2। और अब उसको निकालने के बाद यानी अब इसमें एयर आ गया, कुछ भी नहीं है तो वो पूछा गया, यानी आपसे ये पूछा गया कैपेसिटेंस इन एयर, नया कैपेसिटेंस पूछा गया एयर ऑयल को रिमूव करने के बाद। 2 चला जाएगा नीचे तो C/2, तो कैपेसिटेंस इन एयर क्या आ जाएगा C/2। ऑप्शन डी योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ऑन डिस्टेंस r ड्यू टू अ डाइपोल इज रिलेटेड टू। जो डाइपोल के एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो r पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आपको याद होना चाहिए एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp/x³ या r³ जो भी बोल सकते हैं। और इक्वेटोरियल लाइन पे जो ये होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है kp/x³। यानी दोनों में देख रहे हैं आप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू e⁻1/x, प्रोपोर्शनल टू 1/x³। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें क्या बोला गया, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी। एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया, ठीक, उसके बाद क्या किया, द बैटरी इज रिमूव, बैटरी को हटाया और उसकी जगह एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। तो नया एनर्जी जो बनेगा दोनों कनेक्ट करने के बाद, पहले अकेला कैपेसिटर बैटरी से चार्ज हुआ, पहले अकेला कैपेसिटर बैटरी से फुल्ली चार्ज हुआ और उसके बाद इस बैटरी को हटा करके इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर जोड़ दिया गया है। तो जो रिजल्टिंग सिस्टम आएगा इसकी एनर्जी क्या होगी बताना पहले के मुकाबले। तो स्टार्टिंग में एनर्जी क्या होगा, एनर्जी आप कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का कैपेसिटर की एनर्जी का कई सारा फॉर्मूला होता है, 12 CV² Q² अपॉन 2C और 12
Q इंटू वी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, तो इसका चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी का ये फॉर्मूला लगा देते हैं, Q स्क्वायर अपॉन में 2C, ये इनिशियल एनर्जी हो गया, ठीक। अब फाइनल एनर्जी की बात कर ले, एनर्जी फाइनल, इस केस में देखो दूसरा कैपेसिटर तो अनचार्ज है, तो टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही रहेगा ना। जो एक कैपेसिटर पे चार्ज है, दूसरा जब जोड़ रहे हैं उस पर कोई चार्ज है, अनचार्ज है, तो इसी का चार्ज इसमें जाकर फुल होगा। तो ओवरऑल चार्ज जो रहेगा, मान लो इसका 100 चार्ज है, और जब इसको जोड़ेंगे तो मान लो इसका 70 हो जाएगा और इसका 30 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, चार्ज तो सेम ही रहेगा। जो फाइनल एनर्जी होगा वो क्या रहेगा, चार्ज तो सेम ही रहेगा, चार्ज Q स्क्वायर अपॉन में 2C पैरेलल, पैरेलल में कैपेसिटेंस सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो इसका भी C आइडेंटिकल बोला है, तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा, ये हो जाएगा 2C। तो एनर्जी फाइनल हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 2C। तो ये वाला तो पहले वाला एनर्जी है, तो एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, एनर्जी इनिशियल बाय 2, यानी फाइनल एनर्जी इनिशियल से घट जाएगा, कितने फैक्टर से, 2, तो डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे पूरे पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस r है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको इसको कॉन्सेप्ट इसका समझ के रखना है। एक चार्ज कंडक्टिंग अगर स्फीयर है तो इसके अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। हर पॉइंट पर अंदर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये याद रखना। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो सरफेस से लेकर सेंटर तक पोटेंशियल सेम होगा। जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना ही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि सरफेस पर और इनसाइड कहीं पर पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है, जो कि क्या होता है, KQ/R। K की वैल्यू लिख दीजिए 1/4πε0 Q/R। ये होता है पोटेंशियल, चाहे सेंटर से लेकर स्फीयर के सरफेस तक चले जाइए, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, पहले पोटेंशियल है तो पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0, ये वाला आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, ये ऑप्शन बी। अब देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ और 3 पॉइंट दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बोला कहां पर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होता है जिधर पोटेंशियल घटता रहता है। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज से बना हुआ, मान लो ये किसी चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और उसका ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है A। आपको पता है किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, यानी पोटेंशियल R के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वाला R क्या, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, तो यहाँ पर का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। और यहाँ R सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम। तो A पर का पोटेंशियल सबसे कम होगा और B पर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, क्योंकि B क्या है, कम डिस्टेंस पे, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो B पर का पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल पे, तो ये सबसे कम पोटेंशियल होगा, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा होगा। तो बी पर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा।